बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण निधि व्याकरण की पुस्तक से हम लोग दूसरा पाठ शुरू किए थे पिछले वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मात्रा तक पढ़ा था कि मात्रा के लिए जो है चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो व्यंजन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 9 पर। यहाँ पे मात्राओं की तालिका दी हुई है और जिसमें कि मात्रा के चिन्ह बने हुए हैं। ह्रस्व इ अ की कोई मात्रा नहीं होती और व्यंजन में अ जोड़ने पर केवल हल हट जाता है। री की पृथक कोई मात्रा नहीं होती। यह वर्ण अपने इसी स्वरूप में व्यंजन में मिल जाता है और ऋ वर्ण का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है आज संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन जिसमें कि दो व्यंजन जो है आपस में जुड़े रहते हैं और उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ ये शब्द ये वर्ण आते हैं और इसमें जो है अयोगवाह में विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। विसर्ग का चिन्ह जो है दो मात्रा की तरह यहाँ पे दो बिंदु लगाया जाता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अनुस्वार में बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार में बिंदु लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे प्रातः, अतः इसका उदाहरण होता है। और इसमें जैसे कि अंत और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इस तरह से जैसे चांद शब्द लिखते हैं तो ये अनुनासिक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अयोगवाह है, ये विशेष ध्वनियाँ होती हैं और टंकण की असुविधा के कारण इस चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके इसी का प्रयोग इसकी जगह पर कर दिया जाता है। वर्ण संयोजन, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़ना और वर्ण विच्छेद अर्थात वर्णों को अलग करना। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ण संयोजन जो है इसका एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं, जैसे कि व, ल, अ, त, आ। यहाँ पे ल अ मिलकर ल बन गया, त और में आ स्वर मिलाएंगे तो ता बन जाएगा। और जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लता पद बन जाएगा। तो ये वर्ण संयोजन है। और इसी तरह से जो है वर्ण विच्छेद भी होता है। तो वर्ण संयोजन की तरह वर्ण विच्छेद भी होता है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग करना। वर्ण विच्छेद के अंतर्गत वर्णों को अलग करते हैं, जैसे कि गजह पद दिया हुआ है और इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था, उसको जोड़कर लता बनाया गया। अब यहाँ पर गजह पद दिया गया है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी कि गजह में आए हुए स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। तो ग में अ स्वर है, ज में भी अ स्वर है। तो यहाँ पे ग धन अ, ज धन अ, और यहाँ पे विसर्ग लगा है तो यहाँ पर विसर्ग लगा दिया जाएगा। तो अब ये जो है ग अ मिलकर ग बन गया, ज अ मिलकर ज। पूरा हम दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाएगा गजा। तो ये वर्ण विच्छेद हुआ, गजा पद में से स्वर और व्यंजन को अलग करना। और जब इसको हमें वर्ण संयोजन करना होगा तो इसको जोड़कर हम लोग गजह बना देंगे। तो इस तरह से ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन
होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इस पाठ में क्या दिया है। वर्णमाला। वर्णमाला में जो है 13 स्वर होते हैं और स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म, ये जो है स्वर व्यंजन होते हैं, जिसमें कि स्वर में अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये 13 स्वर हैं। और स्पर्श व्यंजन में क से लेके प तक जो है 5 वर्ग होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और अंतःस्थ में य, र, ल, व, श, स, ह, क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन होता है। तो अंतःस्थ और ऊष्म ये मिलाकर तो व्यंजन होते हैं। तो ये वर्णमाला है। और अब हम लोग यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो सब इसका अभ्यास कार्य में अभ्यास कार्य, तो अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें दिए गए प्रश्नों को इसी में करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। निम्नलिखित में से स्वर व व्यंजन अलग कीजिए। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन 2 तालिका बनी हुई है। तो उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक तरफ स्वर हेडिंग डालेंगे और एक तरफ व्यंजन, दोनों को अलग करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है क, तो क व्यंजन है तो यहाँ लिखेंगे। फिर च है, व्यंजन है तो व्यंजन में लिखेंगे। और फिर ई है, ई स्वर है तो ई में लिखेंगे, स्वर में। और फिर ट है, ट व्यंजन है तो यहाँ लिखेंगे। और फिर ओ में जो है स्वर है ओ, तो ओ में लिखें, स्वर में लिखेंगे। और फिर है म, तो व्यंजन है ये। और ऊ, बड़ा ऊ है ये, दीर्घ ऊ है। और फिर री, ये भी स्वर में आता है तो यहाँ पे री लिखेंगे। और फिर ए, ये भी स्वर है। और फिर ये न व्यंजन है। तो यहाँ पर जो है क, च, ट, म, न, ये सब व्यंजन है। और ई, ओ, बड़ा ओ, री, ए, ये स्वर हैं। तो इस तरह से खाली जगह में भर देना है और इसे किताब में ही करना है। और अब है यहाँ पे प्रश्न 2, सही उच्चारण स्थान पर सही का चिन्ह तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है या कंठ है। 2 विकल्प दिया हुआ है, तो सही विकल्प हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न 1 हो गया, उत्तर 2 यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे उत्तर 2 लिखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले म का उच्चारण स्थान लिखना है। तो म का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो यहाँ पे ओष्ठ लिख देंगे। और फिर है श का उच्चारण स्थान मूर्धा। और फिर है प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। और फिर है ध का उच्चारण स्थान दंत। और फिर है न का उच्चारण स्थान दंत। न के बाद है अ का उच्चारण स्थान कंठ। और फिर है छ का उच्चारण स्थान तालु, छ। और त है, त का उच्चारण स्थान दंत। दंत मतलब दांत होता है, दंत का अर्थ होता है दांत। और फिर है अब च का उच्चारण स्थान है तालु। तो इसी तरह से अब अगला लिखेंगे हम लोग ह का यहाँ लिख देते हैं। ह का उच्चारण स्थान है कंठ। और ह के बाद है श का उच्चारण स्थान है तालु। और फिर है अब
क का है कंठ। तो इस तरह से ये सभी के उच्चारण स्थान हैं उत्तर 2 के अंतर्गत। और प्रश्न 3 में निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर जो है वर्ण विच्छेद करना है दिए गए पदों का। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद करना। तो वर्ण विच्छेद में सबसे पहले दिया है महात्मा। महात्मा पद का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे महात्मा, इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो महात्मा में हमें सबसे पहले देखना है कि म में कौन सा स्वर है, अस्वर है, ह में आ स्वर है, त में कोई स्वर नहीं है और म में आ स्वर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले हम म का वर्ण विच्छेद करेंगे, म धन अ म, फिर धन का निशान लगाकर हा, ह धन आ हा महा, फिर त जो है इसमें कोई स्वर नहीं है तो त लिख के कोई स्वर नहीं लगाएंगे। अब माँ लिखेंगे महात्मा, महात्मा का यहाँ पे म धन आ महात्मा। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। और दूसरा पद यहाँ पे दिया है रवि, रवि करेंगे। रवि में र में अस्वर है तो र में अस्वर लगाएंगे। व में छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी ई लगाएंगे, ह्रस्व ई, व धन ई। तो ये रवि बन जाएगा। और अब है विशाल, विशाल का वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद कहने का मतलब है स्वर और व्यंजन को अलग करना। विशाल में पहले व में ह्रस्व ई है, श में आ स्वर है, ल में अ स्वर है। तो व में ह्रस्व ई लगाएंगे, फिर श में आ स्वर लगाएंगे और फिर ल में अ स्वर लगाएंगे। तो बन जाएगा विशाल। और अब है यहाँ पर मुख, मुख का वर्ण विच्छेद करना है। तो मुख का म में छोटा उ रहेगा, ह्रस्व उ, और फिर ख में अस्वर रहेगा। और फिर है मति, मति मतलब होता है बुद्धि, मति कहते हैं बुद्धि को। तो म में अस्वर, यहाँ पे प्लस का निशान रहेगा, और त में ह्रस्व ई रहेगा, मति, म अ म त ई ति, मति। और शीतल, शीतल में श में दीर्घ ई, त में अ और ल में अ। इसमें एक बात का ध्यान देना है कि केवल व्यंजन में ही हल का निशान लगाया जाता है, स्वर में हल का निशान नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीसरे प्रश्न का वर्ण विच्छेद किया। और अब चौथे प्रश्न में निम्नलिखित वर्णों का संयोजन कर शब्द बनाइए। तो इसे हम लोग किताब में ही सारे बच्चे देखेंगे। ज अ मिलकर यहाँ पे उत्तर 4। तो यहाँ पे पहला है, नंबर डाल देते हैं, इसमें किताब में नंबर नहीं है। पहला जो शब्द बनेगा वो है ज अ से ज, न अ से न और न ई से नी, जननी। तो पहला शब्द बनेगा जननी, जो खाली जगह में लिखना है। और दूसरा बनेगा म अ से म, ह ए से हे, महे, और श अ से श, महेश। ये महेश बन गया। और अब हम लोग तीसरा करेंगे। तीसरे में प अ से प, र बड़ी ई से परी, और क श आ सेक्षा, परीक्षा। तो ये परीक्षा बन गया। और फिर इसमें द ए से दे, व से व, त आ से ता, देवता। और फोर्थ नंबर पे बन गया देवता। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चौथे प्रश्न का उत्तर किया। और अब है पांचवा,
निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है क में कि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन और स्वर। तो किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? तो यहाँ पे स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि व्यंजन में जो है जिह्वा कहीं ना कहीं जो है स्पर्श करती है मुख के अंदर। कभी दंत का जो है उसमें प्रयोग होता है, कभी जिह्वा का, कभी ओष्ठ का, कभी कंठ का, कभी तालु का। तो व्यंजन में जो है वो अलग अलग जगह से स्वर निकलते हैं, वर्णों का उच्चारण होता है, और स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह में भरेंगे। उत्तर 5 में खाली जगह में हम लोग भरेंगे क में। यहाँ पे क नंबर डालते हैं। क में हम लोग भरेंगे स्वर। तो यहाँ पे क में स्वर भरा जाएगा। और फिर है यहाँ पर ख में हम लोग भरेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के कैसे समूह को, व्यवस्थित या अव्यवस्थित? तो व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थित लिखा जाएगा, सही विकल्प है व्यवस्थित। और अब है ग में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या शब्द है? वर्ण है, क्योंकि वर्णों का और खंड नहीं किया जा सकता, इसीलिए सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और अब है यहाँ पे घ, स्वर के भेद हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो सही उत्तर है। और इसमें 5वां प्रश्न दिया है अंग वाला कि श, स, ह व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। इसको बोलने में तो जैसे कि श बोलते हैं तो उसमें वायु जो है वो स्पर्श करती है और ऊष्म हो जाती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है। और अब यहाँ पर जो 6ठा प्रश्न दिया है उसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर दिए गए जो पद हैं, शब्द हैं, उसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मुनि, और ये जो है शुद्ध करना है, इसमें मात्रा शुद्ध करनी है और इसका सही रूप लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुनि का मुनि में यहाँ पर जो है न में दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे दीर्घ ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुनि में जो है वो ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। मुनि जो है इसका उच्चारण होता है मुनि, तो मुनि जो है उसका उच्चारण करेंगे। तो अब उत्तर 6 क में मुनि हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा, ये खाली जगह में लिखा जाएगा। और ख में नदी लिखा है तो नदी होता है। और ग में भानु, भानु, भानु मतलब सूरज होता है, सूर्य। और ख है कवि लिखा है, कवि होता है, कवि। तो यहाँ पे ये पद दिए गए थे जिसको कि सही करके लिखना था। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे पहले जो विकल्प दिया जाता है उसके बारे में, दोनों ही विकल्प के बारे में सोचना चाहिए कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। तो इसको समझने के बाद ही उत्तर जो है खाली जगह में भरना है। और
इस पुस्तक के सभी प्रश्न जो है इसी में लिखना है। और अब हम लोग यहाँ का अंतिम प्रश्न करेंगे, पाठ 2 का। और अंतिम प्रश्न में प्रश्न 7 यहाँ पे लिखा है, परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा यहाँ पे 3 चीज़ों की परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर 7 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क में दिया है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, यहाँ पर स्वर की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता न हो, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। और अब यहाँ पे ख प्रश्न दिया है, और ख प्रश्न में परिभाषा पूछी गई है कि प्रश्न है व्यंजन, इनकी परिभाषा लिखनी है कि। तो अब यहाँ पे हम लोग व्यंजन किसे कहते हैं ये लिखेंगे। तो व्यंजन हेडिंग डालेंगे, व्यंजन। और व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 की परिभाषा लिखी गई। और अब हम लोग को लिखना है ग, जिसमें कि हम लोग परिभाषा लिखेंगे। ग में परिभाषा लिखना है स्वर, व्यंजन और वर्णमाला। तो वर्णमाला की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग वर्णमाला लिखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत जो है स्वर और व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्णमाला लिखेंगे, वर्णों के वर्णमाला, वर्णों में स्वर व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं। व्यवस्थित समूह को यहाँ ऊपर लिख देते हैं। वर्णों के
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर किया और अब हम लोग अगला पाठ करेंगे शब्द। तो शब्द के अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्दों की परिभाषा देखेंगे और शब्द के अंतर्गत हम लोग किन किन कैसे कैसे शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे पाठ 3 है शब्द विचार। तो यहाँ हम लोग पाठ 3 शुरू करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार जैसे कि अश्व, मयूर और चटका, ये जो है ये शब्द हैं क्योंकि इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। यदि इन शब्दों में वर्णों का क्रम बदल दिया जाए तो ये शब्द नहीं रहेंगे। अगर हम मयूर की जगह पे मरयू कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, उसका कोई वो सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा। तो ये शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों का कुछ अर्थ है। यदि इन शब्दों में वर्णों का क्रम बदल दें तो ये निरर्थक शब्द बन जाएंगे, ये सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। क्रमिक मेल को, जिसमें कि एक क्रम में वर्णों का प्रयोग होता है तभी उसका अर्थ निकलता है। जैसे राम, हरि, पुस्तक आदि। अब राम में अगर हम म को पहले लिख दें और र को बाद में लिखें तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। तो वर्णों के अर्थहीन मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया गया है, विचार किया जाता है और प्रयोग के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद और अव्यय। तो ये सब जो है इस आधार पर शब्द को विभाजित किया गया है। और संज्ञावाचक जो शब्द है इसके अंतर्गत हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं। तो इनमें कुछ स्वरांत होते हैं और कुछ व्यंजनांत। जैसे देव, मुनि स्वरांत है, राजन और विद्वस व्यंजनांत है। और सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तत्, यत्, त्वम, सह, ये सब जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण शब्द जो है विशेषण शब्द के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनका लिंग व वचन विशेष के अनुसार होता है। जैसे उन्नतः, पर्वतः, दोनों में एक ही जो है लिंग और वचन समान रहता है। संख्यावाचक शब्द गणना करने योग्य पदार्थों, वस्तुओं की गिनती बताने वाले शब्द संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक, द्वि, त्रि आदि। और पांचवा है क्रियापद। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखति लिखता है, चलति चलता है। क्रियापदों का निर्माण धातुओं से होता है। लिखति में लिख धातु तथा चलति में चल धातु है। और छठा है अव्यय। तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में जिनका समान रूप से प्रयोग होता है, अर्थात जो सदा अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे सदा, वृथा, उच्चैः आदि। इन सब का विस्तृत अध्ययन
अगले अध्यायों में हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पाठ्यक्रम में है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है उसमें है शब्द किसे कहते हैं, और दूसरा दिया है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में करेंगे, और कुछ शब्द रूप और धातु रूप हम लोग पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।